हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं 2009 में रिलीज़ हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ऑर्फन। इस मूवी ने IMDb पर 6.9 की रेटिंग के साथ कमाई की थी $79 मिलियन की, जबकि इसका बजट केवल $20 मिलियन का ही था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपना कीमती कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ की स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। ये कहानी है केट और उसके परिवार की। केट के हस्बैंड का नाम जॉन होता है। केट और जॉन के 2 बच्चे थे। इनके बेटे का नाम था डैनियल, जो कि 12 साल का था, और इनकी बेटी का नाम था मैक्स, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो साइन लैंग्वेज में बात करती थी और मशीन लगाकर थोड़ा थोड़ा सुन पाती थी। केट और जेम्स की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि जब केट प्रेग्नेंट थी तब उनका एक अनबॉर्न बेबी मर गया था। उस बेबी का नाम उन्होंने जेसिका रखा था। इस घटना का केट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लगी थी अपने दर्द को भुलाने के लिए। अल्कोहल से छुटकारा पाने के लिए केट एलिस नाम की साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, और 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद केट ने अल्कोहल पर तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब जो प्यार केट का अपनी अजन्मी बेटी जेसिका के लिए था वो किसी और को देना चाहती थी। केट ने जेसिका की अस्थियों को अपने गार्डन में सफ़ेद फूलों के पेड़ की मिट्टी में डाला था, ताकि जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा हो उसे ऐसा लगे कि जेसिका भी उस पेड़ के साथ साथ बड़ी हो रही है। इसके बाद केट और जॉन जेसिका की कमी को पूरा करने के लिए एक बच्ची को गोद लेने का डिसाइड करते हैं, और वे दोनों एक अनाथ आश्रम में एस्टर नाम की एक 9 साल की लड़की को गोद लेते हैं। उस अनाथ आश्रम में उन्हें बताया जाता है कि एस्टर के पेरेंट्स रशियन थे। वहाँ अनाथ आश्रम में एस्टर भी केट और जॉन के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना लेती है। अनाथ आश्रम की हेड सिस्टर एबिगेल एस्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताती हैं कि एस्टर अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा समझदार है और उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। एस्टर अपने गले और हाथ पर काले कलर का कपड़ा बांध के रखती थी, जिसके बारे में सिस्टर उन्हें बताती है कि शायद ये उसने रशिया में सीखा था। खैर, जब वे घर पहुंचते हैं वहां पर उनकी बेटी मैक्स को एस्टर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका बेटा डैनियल एस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे अपनी बहन भी नहीं मानता, क्योंकि डैनियल को उसका बिहेवियर और उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद एस्टर कुछ ही दिनों में उस फैमिली के साथ घुल मिल जाती है और उस फैमिली में काफ़ी अच्छे से रहने लगती है। केट उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है, और एस्टर जब स्कूल जाने के लिए तैयार होके नीचे आती है तब वो बहुत ही अजीब से कपड़े पहन कर नीचे आती है। ये देखकर केट उससे कहती है कि तुम स्कूल जा रही हो, तुम्हें इनसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन एस्टर केट को उसकी ही कही बात याद दिला देती है कि अलग होना या अलग दिखना कोई गलत बात नहीं है, जिससे केट उसे ये ड्रेस पहनकर स्कूल जाने देती है। और जब एस्टर स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, खास तौर पर ये लड़की। लेकिन एस्टर उस टाइम कुछ नहीं बोलती, वो बिल्कुल शांत रहती है। बस वो उस लड़की को घूर घूर कर देखती रहती है। अगले सीन में डैनियल निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, और तभी जिस जगह पर वो निशाना लगा रहा था वहाँ पर एक कबूतर आकर बैठ जाता है। तब गलती से डैनियल का निशाना उस कबूतर पर लग जाता है। डैनियल तभी भागकर उस कबूतर के पास आता है, और मैक्स और एस्टर भी वहीं पर आ जाते हैं। कबूतर को तड़पता देखकर एस्टर डैनियल से कहती है कि इसे मुक्ति दे दो, इसे मार दो, लेकिन डैनियल मना करता है। तब वो 9 साल की एस्टर एक पत्थर से उस कबूतर को जान से मार देती है और कहती है, ये देखो मैंने इसे स्वर्ग पहुंचा दिया। ये देखकर डैनियल रोते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ परेशानी है, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब एस्टर स्कूल जाती है तब वही लड़की उसे दोबारा परेशान करने लगती है, और वो एस्टर के हाथ से उसकी बुक छीनकर ऊपर उछाल देती है, जिससे उसकी बुक के सारे पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं। तब एस्टर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानो बिल्कुल किसी साइको की तरह। इसके बाद एस्टर अपने घर जाती है,
और घर पर जब केट उसे पियानो सिखा रही थी तब वो केट से पूछती है कि ये जेसिका कौन है। ये सुनकर केट चौंक जाती है क्योंकि जेसिका के बारे में उसने एस्टर को पहले कभी नहीं बताया था। फिर केट उसे उस पेड़ के पास लेके जाती है जिसकी मिट्टी में उसने जेसिका की अस्थियों को डाला था, और फिर वो बताती है कि हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि हमें हमेशा महसूस हो कि जेसिका हमारे साथ ही है। ये सुनकर एस्टर इमोशनल हो जाती है, या शायद वो नाटक करती है, और कहती है कि जेसिका बहुत खुशनसीब थी कि उसे आप जैसे पेरेंट्स मिले थे। अगले सीन में केट किचन में काम कर रही थी, तब वहाँ पर उसका पति जॉन आ जाता है और वे दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। केट जॉन को रूम में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। और जब इन दोनों का ये सीन चल रहा था तब अचानक ये नोटिस करते हैं कि एस्टर उन दोनों की ये हरकत देख रही थी। उसे देख के जॉन के मुंह से निकलता है, अबे यार। अब अगली सुबह केट एस्टर के पास जाती है उसे ये समझाने के लिए कि पेरेंट्स की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, और बड़े जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे जताने का एक तरीका होता है। तब एस्टर तुरंत जवाब देती है, मुझे पता है। तब वे इंटीमेट होना पसंद करते हैं। ये सुनकर केट का माथा घूमता है, ये सोचकर कि ये 9 साल की लड़की है और इसे इंटीमेट होने के बारे में सब कुछ पता है, आखिर कैसे। खैर, अब वो इस सब के बारे में जॉन से बताती है, लेकिन जॉन केट की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि उसने शायद स्कूल में किसी से सुन लिया होगा। अब एक दिन एस्टर और मैक्स पार्क में घूम रहे थे और उस पार्क में वो लड़की भी आती है जो एस्टर को स्कूल में बार बार परेशान कर रही थी। वहाँ पर जब वो लड़की झूले के ऊपर होती है तब एस्टर उसे पीछे से धक्का दे देती है, जिससे उस लड़की को काफ़ी चोट आती है। मैक्स ने ये सब कुछ देखा था, लेकिन अब वो उस साइको एस्टर से डरने लगी थी, जिस वजह से वो घर पर किसी से कुछ नहीं बताती। अब केट के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि एस्टर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन केट का ये शक तब और पक्का हो जाता है जब वो एस्टर को पियानो बजाते हुए देखती है, क्योंकि एस्टर पियानो बड़ी आसानी से बजा ले रही थी, जबकि उसने उसे बताया था कि उसे पियानो बजाना बिल्कुल नहीं आता। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और वो एक बार फिर अपने पति जॉन से एस्टर के बारे में बात करती है, लेकिन जॉन फिर एस्टर की बात हल्के में लेता है। वो कहता है कि शायद उसने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए झूठ बोला होगा। उस रात उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है और उन दोनों का झगड़ा सुनकर एस्टर बहुत खुश होती है, मानो उसने अपना गोल अचीव कर लिया हो। अब अगले दिन सिस्टर एबिगेल उनके घर पर आती है, जिनके अनाथ आश्रम से वे एस्टर को लेके आए थे, और तब गेट एस्टर खोलती है और वो उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। और बात करते टाइम सिस्टर केट और जॉन को एस्टर के बारे में बताती है कि लास्ट घर में एस्टर जहाँ थी उस घर के सभी लोग जलकर मर गए थे और केवल एस्टर ही वहाँ से बच पाई थी, और घर में आग कैसे लगी और किसने लगाई इसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। जॉन कहता है, आपका क्या मतलब है? एक 9 साल की बच्ची किसी फैमिली के सारे मेंबर्स को आग लगाकर मार सकती है क्या? सिस्टर कहती है कि हाँ, मैंने ऐसे कई सारे किस्से सुने हैं और पढ़े भी हैं जहाँ पर छोटे बच्चों ने पूरी फैमिली को जान से मार दिया था। जॉन सिस्टर की बात पर विश्वास करना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्टर को एक पिता के रूप में चाहने लगा था। तब सिस्टर उनसे कहती है कि मैं रशिया के उस अनाथ आश्रम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ से एस्टर आई है। वे कहती हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। तब केट एस्टर को साइकाइट्रिस्ट को दिखाने का सजेस्ट करती है और जॉन इस बात के लिए मान जाता है। ये सारी बातें एस्टर सुन रही थी। इसके बाद एस्टर मैक्स के पास जाती है और उससे कहती है कि बाहर एक लेडी आई है जो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है, क्या तुम मुझे यहाँ रुकने में मेरी मदद करोगी? तब मैक्स डर के मारे उसकी बात मान लेती है। इसके बाद जब सिस्टर वहाँ से निकलकर जाती है और एक पुल तक पहुँचती है तो वहाँ पर एस्टर और मैक्स पहले से ही मौजूद थे। वहाँ एस्टर मैक्स को सिस्टर की गाड़ी के सामने धक्का दे देती है और सिस्टर अचानक ब्रेक लगा देती है और गाड़ी रोककर मैक्स को देखने के लिए आती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तभी पीछे से एस्टर सिस्टर के सिर में हथौड़ी मारकर उन्हें जान से मार देती है और उनकी बॉडी को मैक्स की मदद से पुल के नीचे फेंक देती है और सारे सबूत को एक ट्री हाउस में छिपा देती है।
अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये 9 साल की लड़की आखिर ऐसा कैसे कर पा रही है। डैनियल मैक्स और एस्टर को उस ट्री हाउस से निकलते हुए देख लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वे दोनों वहाँ पर क्यों गई थी। उस टाइम एस्टर भी डैनियल को छुपकर उन्हें देखते हुए देख लेती है और उसी रात एस्टर डैनियल के रूम में जाती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि बताओ तुमने क्या देखा। डैनियल डरकर जवाब देता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें और मैक्स को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखा है और मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद एस्टर कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद डैनियल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो किसी से कुछ नहीं कहता। अगली सुबह केट और जॉन एस्टर को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। वहाँ पर एस्टर साइकाइट्रिस्ट से बड़े ही अच्छे से बातें करती है। साइकाइट्रिस्ट उन्हें बताती है कि ये लड़की मेंटली बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उसके आसपास के लोगों में है। खास तौर पर केट, तुम्हारे बिहेवियर में प्रॉब्लम है। दरअसल एस्टर साइकाइट्रिस्ट से कुछ इस तरह से बात करती है कि उसे लगने लगता है कि एस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सारी प्रॉब्लम केट के अंदर है। इसके बाद वे सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस को सिस्टर की डेड बॉडी मिल जाती है और वे केट के घर पर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सिस्टर का किसी ने मर्डर कर दिया है। तब केट का सीधा शक एस्टर पर जाता है और वो भी आपकी और मेरी तरह कंफ्यूजन में थी कि आखिर वो 9 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद केट नेट पर सर्च करती है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। तब उसे ऐसी ऐसी गड़बड़ जानकारियाँ मिलती हैं जो कि वो सारी की सारी एस्टर के अंदर पाती है। और जब केट उन सब के बारे में जॉन को बताती है, वो पागल जॉन फिर से उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि एस्टर एक 9 साल की मासूम बच्ची है और उसका इस दुनिया में उनके सिवा और कोई नहीं है। अगली सुबह जब केट डैनियल और मैक्स को स्कूल के लिए लेके जाती है तो वो रास्ते में उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें एस्टर के बिहेवियर में कुछ अजीब लगता है। लेकिन तब वे दोनों बेचारे एस्टर के डर के मारे कुछ नहीं कहते। उस दिन तबीयत खराब होने की वजह से एस्टर घर पर जॉन के साथ ही थी। तब जॉन एस्टर को कहता है कि तुम्हें अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो। और अब जब केट घर पर वापस आती है तो वो मासूम सी दिखने वाली एस्टर उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है और ये फूल उसी पेड़ के होते हैं जिसको देखकर केट अपनी मरी हुई बेटी जेसिका को महसूस करती है। उन फूलों को देखकर केट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और गुस्से में एस्टर का हाथ पकड़ लेती है। तब एस्टर जोर से चिल्लाती है। जॉन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और अब केट इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो 2 वाइन की बोतल खरीद लाती है, लेकिन वो उनमें से एक भी नहीं पीती, बल्कि एक को सिंक में बहा देती है और दूसरी को संभाल कर रख देती है। उसी रात एस्टर अपना हाथ वहाँ से जानबूझकर तोड़ लेती है जहाँ से केट ने उसे पकड़ा था और इसका सारा इल्ज़ाम भी केट पर ही जाता है और जॉन और केट में फिर झगड़ा होता है। अगले दिन जब केट मैक्स और डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है तब डैनियल के बैग से किताबें गिरने लगती है। शायद किसी ने उसका बैग फाड़ दिया था। और जब केट उसकी मदद करने के लिए एक कार से बाहर निकल कर आती है तब एस्टर जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक हटा देती है और गाड़ी अपने आप ढाल पर से पीछे जाने लगती है और कार पीछे बर्फ के ढेर में जाकर ठुक जाती है और एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। और ये जो कुछ भी होता है इसका सारा इल्ज़ाम भी केट पर ही आता है, क्योंकि एस्टर ने वो एक बची हुई वाइन की बोतल भी ढूंढकर जॉन को दे दी थी। और अब जॉन और उसकी साइकाइट्रिस्ट को लगता है कि केट ने दोबारा से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है और अब वे चाहते हैं कि केट दोबारा से रिहैब सेंटर में जाए और ड्रिंक करने की आदत को छुड़वाएं। लेकिन केट उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मैंने नहीं किया। इस पर जॉन कहता है कि अगर तुम एक हफ्ते में नशा मुक्ति केंद्र नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वहीं दूसरी ओर जब एस्टर रूम से बाहर होती है तब डैनियल अपनी बहन मैक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या गाड़ी के ब्रेक एस्टर ने हटाए थे। मैक्स कहती है हाँ। वहाँ मैक्स उसे बहुत सारे चित्र भी दिखाती है। वे सभी मैक्स के बनाए हुए होते हैं और ये उन कांडों के चित्र थे जो आज तक एस्टर ने मैक्स के सामने किए थे। मैक्स उसे उन सभी फोटो के बारे में डिटेल में बता देती है
उन चित्रों में वो चित्र भी था जिसमें एस्टर ने अपने स्कूल वाली लड़की को झूले से नीचे धक्का दिया था। उनमें उस घटना का चित्र भी था जिसमें एस्टर ने सिस्टर को जान से मार दिया था। उनमें उस ट्री हाउस का फोटो भी था जिसमें उसने सिस्टर के मर्डर के सारे सबूत छिपाए थे। तब डैनियल मैक्स से पूछता है कि क्या वे सभी के सभी सबूत अभी भी वहीं पर हैं? तब मैक्स कहती है हाँ। अब डैनियल उन सभी सबूतों को सबके सामने दिखाने का प्लान बनाता है। और अब पता है क्या होता है? जब ये दोनों ये सब बातें कर रहे थे तब एस्टर उनकी बातें बाहर से गेट पर खड़े होकर सुन रही थी। वहीं दूसरी ओर केट एस्टर के रूम में तलाशी लेती है, ये सोचकर कि शायद उसे उसके रूम में कुछ मिले। तब उसे वहाँ पर एस्टर की बुक मिलती है और उस बुक में केट को बहुत सारे आदमियों के फ़ोटोज़ मिलते हैं और एक जगह का नाम मिलता है और उस जगह का नाम था सारने इंस्टीट्यूट। और जब केट नेट पर सर्च करती है सारने इंस्टीट्यूट के बारे में तब उसे वहाँ से उनका नंबर मिल जाता है और फिर वो वहाँ पर कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि क्या ये सारने अनाथ आश्रम है। तब वे केट को बताते हैं कि ये अनाथ आश्रम नहीं है बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। ये सुनकर केट हैरान हो जाती है और एस्टर की फ़ोटो और बाकी डिटेल्स उन्हें सेंड कर देती है, ये जानने के लिए कि एस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल से आखिर कनेक्शन क्या है। इसी टाइम हम देखते हैं कि डैनियल उस ट्री हाउस से सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए जाता है, लेकिन एस्टर खुद सारे सबूत लेकर उसके सामने आ जाती है और सारे सबूतों को वो वहीं पर बिखेर कर डैनियल के साथ उस ट्री हाउस को आग लगा देती है और गेट को बाहर से बंद करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डैनियल बड़ी मुश्किल से उस ट्री हाउस की विंडो से कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एस्टर एक पत्थर से उसके मुंह को कुचलने ही वाली थी कि मैक्स उसे पीछे से धक्का दे देती है और तब तक आग को देखकर केट भी वहीं पर पहुंच जाती है। इसके बाद वे जल्दी से डैनियल को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पर उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टरों ने उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है। इसके बाद एस्टर हॉस्पिटल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और जब हॉस्पिटल में डैनियल के पास कोई नहीं होता वो उसके पास जाती है और उसके मुंह से उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। और जब मशीन पर उसकी हार्ट बीट को रुकते हुए देखती है तो उसे लगता है कि अब डैनियल पूरी तरह से मर चुका है। तब वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर के पास अलार्म बजता है और डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद डैनियल की हार्ट बीट को दोबारा स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और अब भी केट को महसूस होता है कि ये सब कुछ एस्टर ने ही किया था। अब वो गुस्से में एस्टर के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहती हो, और उसे पीटने लगती है। लेकिन तभी हॉस्पिटल स्टाफ और जॉन एस्टर को बचा लेते हैं और केट को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और जब केट की आंख खुलती है वो जॉन से कहती है कि मैक्स को एस्टर से दूर रखना, लेकिन जॉन उसकी बात पर ध्यान दिए बिना मैक्स और एस्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉन घर में आकर मैक्स को सुलाता है और उसी टाइम एस्टर बड़ी चालाकी से मैक्स की कान की मशीन चुरा लेती है ताकि अब जो उसके घर में होने वाला था उसकी आवाज़ मैक्स बिल्कुल भी ना सुन पाए। जॉन बहुत टेंशन में था इसलिए वो ड्रिंक कर लेता है और अब एस्टर एक मैच्योर लेडी की तरह मेकअप करके और केट की ड्रेस पहनकर जॉन के सामने आती है और जॉन को सिड्यूस करने लगती है और अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। एस्टर की ये सब हरकतें देखकर जॉन को गुस्सा आता है और उसको ये यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी केट एस्टर के बारे में सही कह रही थी। और तब जॉन एस्टर को डांटता है और कहता है कि मैं कल ही तुम्हें वापस सिस्टर के पास छोड़ कर आऊँगा। यह सुनकर एस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वह वापस अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। इस टाइम भी हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये 9 साल की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। खैर इसी टाइम हॉस्पिटल में केट के पास सारने इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर की कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे आपकी भेजी हुई फ़ोटोज़ मिली। वो केट से पूछता है कि क्या ये फ़ोटो वाली लड़की अभी भी आपके पास है। केट कहती है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये मेरे पति के साथ घर पर है। वो डॉक्टर कहता है कि तो आप तुरंत अपने पति के पास कॉल लगाओ और उनसे कहो
कि अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर उस लड़की से तुरंत दूर हो जाए और इसके तुरंत बाद वे पुलिस को कॉल करे। कैट बोलती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पति मेरे पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। और अब वो डॉक्टर एस्टर की असलियत कैट और हमें डिटेल में बताता है। और अब आता है हमारे सामने एस्टर मैडम का असली चेहरा। वो डॉक्टर बोलता है कि एस्टर 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक मैच्योर औरत है। उसे एक बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि वे बिल्कुल बच्चों की तरह दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी में वे शरीर से तो बच्चे होते हैं लेकिन उनकी सोच बड़ों की तरह होती है। वो कहता है कि एस्टर का असली नाम लीना क्लैमर है। वो हमेशा बच्चों की तरह रहने का नाटक करती है और वो अब तक 7 लोगों का मर्डर भी कर चुकी है। इससे पहले भी उसने मासूमियत का ढोंग करके एक फैमिली को फंसाया था और जब वो उस आदमी को फंसा नहीं पाई थी जिसने उसे गोद लिया था, तब उसने उस आदमी को उसकी पूरी फैमिली के साथ जान से मार दिया था और उनके घर में आग लगा दी थी। डॉक्टर केट को ये भी बताता है कि लीना यानी एस्टर में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ हॉस्पिटल में उसे अकेले बंद करके रखते थे और वो अकेले में अपने हाथ और गले को काट लेती थी। और मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने वे निशान अभी तक कैसे नहीं देखे। दरअसल एस्टर अपने गले और हाथ को काले कपड़े से ढक कर रखती थी, जिस वजह से केट और हम उन निशानों को देख नहीं पाते। अब केट को टेंशन होने लगती है और वो तुरंत हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी ओर घर पर जॉन एस्टर के कमरे में जाता है। उस टाइम एस्टर वहाँ पर नहीं थी। तब जॉन उसके कमरे में उसकी बनाई हुई तस्वीरों को देखने लगता है, जो कि नीली लाइट में कुछ अलग ही दिखते हैं। और उसकी उन तस्वीरों में जॉन उसकी असलियत बड़े आराम से देख पाता है। अब केट जॉन के पास कॉल लगाती है, लेकिन जब जॉन फ़ोन उठाने ही वाला था तब लाइट भाग जाती है। दरअसल एस्टर ने ही किया था। और जब जॉन लाइट चेक करने के लिए जाता है तो एस्टर पीछे से वार करके जॉन को नीचे गिरा देती है और उसके सीने में चाकू घुसेड़कर किसी सीरियल किलर की तरह उसको मार देती है। और जॉन को मारते हुए मैक्स उसे देख लेती है। और इसके बाद एस्टर मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन मैक्स किसी कोने में छुप जाती है। और तभी कैट हड़बड़ाहट में गाड़ी को घर में घुसेड़ देती है। कैट घर में देखती है कि एस्टर ने जॉन को मार दिया है और एस्टर के पास एक गन थी जिससे वो कैट को शूट कर देती है। लेकिन यहाँ पर कैट की किस्मत अच्छी थी कि वो गोली उसके हाथ में लगती है और अब वो टेरेस पर जाकर छिप जाती है। और इसके बाद वो पागल एस्टर गार्डन में छिपी हुई मैक्स को मारने के लिए जाती है, लेकिन टेरेस पर खड़ी कैट उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और अब कैट कांच की खिड़की को तोड़कर नीचे खड़ी एस्टर पर छलांग लगा देती है और वो सीधे एस्टर के ऊपर आके गिरती है और अब वे दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद कैट को पहले होश आ जाता है और वो मैक्स और वहाँ से गन को उठाकर वहाँ से भागती है। कैट ने घर पहुँचने से पहले पुलिस को कॉल लगा दी थी, सो अब पुलिस भी उनके घर पर पहुँच जाती है। लेकिन जब कैट मैक्स को लेकर पुलिस की तरफ जा रही थी तभी एस्टर पीछे से चाकू से उस पर अटैक करती है और इससे पहले कि कैट उसे गोली मारती वे दोनों टकरा जाती हैं और फिसलकर बर्फ बन चुकी एक झील पर पहुंच जाती हैं। वहां एस्टर कैट को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो छोटी सी मैक्स गन से एस्टर को शूट करती है, लेकिन गोली जमी हुई बर्फ पर लगती है जिससे उन दोनों के नीचे की बर्फ चटक जाती है और वे दोनों उस झील के ठंडे पानी में चले जाते हैं। कैट किसी तरह से बाहर निकल के आती है, लेकिन एस्टर पीछे से उसका पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे मरने मत दो मम्मी। तब कैट बोलती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ और ये कहकर वो एस्टर के मुंह पर एक जोरदार किक मारती है जिससे एस्टर यानी कि लीना की गर्दन टूट जाती है और उस झील में डूबकर वो मर जाती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली